दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस सरकार की किसी बात से आप सहमत होइए या ना होइए, लेकिन एक बात से आज आप सहमत हो जाइए, क्योंकि सरकार, सत्ता, देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जो कहना है कह लीजिए, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर इस देश के नागरिकों की भी तो कोई जिम्मेदारी है इस देश को लेकर। और यह बात अपने दिल में गांठ बांध लीजिए कि जिम्मेदारी हमारी और आपकी इस देश को लेकर कहीं बड़ी है, और खास तौर से तब जब सरकार के ही संस्थान जिम्मेदारी ना निभा पा रहे हों। सरकार पर निगरानी रखने के लिए या वॉचडॉग की भूमिका में जो मीडिया होता है वह अपनी जिम्मेदारी ना निभा रहा हो, तो ऐसे में जिम्मेदारी निभाएगा कौन? इस देश का नागरिक ही तो निभाएगा। और उस नागरिक की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें लगता है कि आज जो मोदी काल का दूसरा बीता हुआ एक बरस है, इसको जिस रूप में परोसा गया सरकार की तरफ से, और सरकार ने जिन बातों को बतलाया उसको मीडिया ने अपने तौर पर जिस तरीके से रख दिया, हूबहू सामने लाकर प्लेट में रख दिया और कहा कि आप इसे मान लीजिए, तो हमारी जिम्मेदारी क्या उसको मान लेने में खत्म हो जाएगी, या उनके तमाम परतों को एक एक करके हम उभारें और बताना शुरू करें कि दरअसल सच क्या है? क्योंकि देश की स्थिति कैसी है जरा यह भी समझ लीजिए कि दरअसल 30 मई को जब एक बरस का जश्न मौजूदा सरकार मना रही थी, तो इस देश के तमाम राष्ट्रीय अखबारों के संपादकीय पेज पर जो सबसे बड़े आर्टिकल थे उसे लिखने वाले कौन शख्स थे? इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, सत्ताधारी पार्टियों के नेता, वह लिख रहे थे। तो क्या विचारक खत्म हो गए, लेखक खत्म हो गए, संपादक खत्म हो गए? टाइम्स ऑफ इंडिया में अमित शाह लिखते हैं, देश के गृह मंत्री हैं। हिंदुस्तान में देश के कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लिखते हैं। तो अलग अलग अखबारों में आप टटोलते चले जाइएगा, आपको नेताओं की फहरिस्त मिलती चली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने भी एक साल होने पर एक लंबा चौड़ा खत लिख डाला। उस खत के भीतर के मजमून को बिना परखे, बिना समझे हर अखबार ने छाप दिया। किसी ने कोशिश भी नहीं की कि दरअसल जो शब्द लिखे गए हैं उसको एक बार जांच पड़ताल तो करनी चाहिए। जो बातें कही जा रही हैं वो कितना सच है, नहीं सच है, कुछ तो परखिए। दरअसल आज इस सच के साथ हमें लगता है कि आपसे संवाद बनाने की एक जिम्मेदारी के साथ की स्थिति है, क्योंकि आज जब मन की बात भी हो रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री ने दोबारा एक गलती की है। एक हफ्ते पहले भी गलती की थी, आज उसको ज्यादा जोर से ढोल पीट के बताया मन की बात में। बात वहीं से शुरू करें और उसके बाद आते हैं जो सरकार की तरफ से खत लिखे गए, क्योंकि जिम्मेदारी तो निभानी है। आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इस बात का जिक्र किया कि आयुष्मान सेवा जो है, जो हेल्थ सेक्टर को लेकर है, उसके मद्देनजर 1 करोड़ लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। दरअसल ये सच नहीं है। सच यह है कि 1 करोड़ लोगों ने लाभ नहीं उठाया है, बल्कि 1 करोड़ बार उसका उपयोग किया गया है। कितने लोग हैं इसकी जानकारी निकलकर नहीं आई, लेकिन जब हमने इसके तमाम सरकारी ही साइट्स पर जाकर सरकारी दस्तावेजों को पलटना शुरू किया तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आने शुरू हुए। और इन सब के बीच हमें एक इंटरव्यू भी मिल गया जो कि इंदु भूषण है, जो कि CEO है आयुष्मान भारत के। उनका एक इंटरव्यू भी हमें सुनने का मौका मिला। उन्होंने भी जिन बातों का जिक्र किया वह भी हम आपको बताते हैं। लेकिन 1 करोड़ लोगों तक आयुष्मान सेवा पहुंच गई। आज मन की बात में जब यह कहा गया तो हमें भी लगा वाकई इस देश में 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल गया है, क्योंकि आयुष्मान सेवा के मातहत जो चीजें होती हैं उसमें बड़ा साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जिन्हें यह लाभ मिलेगा उसमें खास तौर से वह तबका होगा जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। 2011 के सेंसेक्स के तहत उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस आयुष्मान भारत में 1 करोड़ मरीज का होना और 1 करोड़ बार उसका उपयोग होना, दोनों में एक अंतर है। ठीक 1 साल जब इसके हुए थे, यानी ये सितंबर 2018 में शुरू हुआ था, 23 सितंबर 2018 को। 1 साल जब बीता तो अक्टूबर नवंबर, यानी पिछले साल की बात है, अक्टूबर नवंबर में एक पोस्टर निकाला गया। उस पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया कि आयुष्मान भारत, इसमें 45 लाख से अधिक लोगों को बिना खर्च अच्छे स्वास्थ्य का हर्ष है, इसीलिए नाम दिया गया 1 वर्ष हर्ष का। और हमें लगता है कि बहुत इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हम दिखा देते हैं। वो जो छपा था वो पोस्टर यहाँ पर मौजूद है। ये वो पोस्टर है जो पोस्टर छपा था कि 45 लाख लोगों को 1 साल जब पूरा हुआ तो मिला, और ये अक्टूबर 2019 में छपा है।
अक्टूबर नवंबर में चला। उसके बाद की स्थिति में क्या वाकई 45 लाख लोगों को इसका लाभ मिल गया? खुद जो सीईओ हैं इसके आयुष्मान भारत के, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि जी नहीं, ये दरअसल 1 करोड़ बार इसका उपयोग किया गया, ये फैक्ट है। इसमें अगर और भीतर घुसिएगा और जानना समझना चाहिएगा कि इसमें किस तरह का इलाज हो रहा था, कैसे, तो आपको ये जानकर होगा कि इस दौर में जब हम लोग कोरोना वायरस से और कोविड-19 का जो टेस्ट है उसको भी आयुष्मान भारत के तहत लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3000 लोगों ने उपयोग किया और कोरोना का इलाज कराने के लिए लगभग 2100 लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत ही इलाज भी कराया। यानी ये लगभग 5000 के लोगों ने कोरोना वायरस के इलाज और टेस्ट के मातहत भी किया। यह भी आयुष्मान भारत में का ही हिस्सा है। लेकिन 45 लाख तक का उपयोग पिछले साल अक्टूबर तक हुआ था और उसके बाद की जो स्थिति है वो कम है। ये बड़ी छोटी सी गलती, हम आप कह सकते हैं कि अरे ठीक है 1 करोड़ लोगों ने नहीं अप्लाई किया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही मान लिया जाए कि इसका उपयोग बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग में भी जो 50% उपयोग है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और झारखंड के लोगों ने किया। और दूसरी तरफ इस देश के 4 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने लागू ही नहीं किया है। उसमें दिल्ली है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इन्होंने अपने यहां आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया है। अब यह सवाल है कितना सफल हुआ, नहीं सफल हुआ, किस रूप में हुआ, लेकिन फिर भी इसकी जांच परख होनी चाहिए, क्योंकि इसी बात का जिक्र 22-23 तारीख को इसी महीने, इससे पहले ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने किया था। तो दोबारा दोहराया गया। यानी या तो नौकरशाह बतलाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि किस रूप में बड़ी चीज प्रोजेक्ट की जाए, या दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट ही नहीं बतलाते हैं तो प्रधानमंत्री चीजों को प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसके अलावे जिन बातों का जिक्र हुआ है, जो तमाम उपलब्धियां गिनाई गई है, उसमें बड़ा लंबा फेरिस्त बताया गया। बैंक खातेदार, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय, किसान सम्मान निधि, 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी, जल मिशन, तमाम चीजें उपलब्धियों के तौर पर बनाई गई। हमने इसको भी परखना शुरू किया कि क्या वाकई ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो गवर्नमेंट के अपने ही ब्यूरोक्रेट्स अपनी ही साइट्स पर क्या कहते हैं, जो कि गूगल में मौजूद है। आप नेट के जरिए जब लिखिएगा प्रधानमंत्री फलां योजना, जैसे आपने लिखा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जब आप लिखेंगे तो उसकी साइट आएगी। उसकी साइट पे जब आप जाइएगा तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि 7, 9, 19 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 सितंबर 2019 को जो आखिरी बार इसको देखा समझा गया है, तब तक इस देश में लगभग 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए। ये उस का हिस्सा है जो गवर्नमेंट, उसके बाद एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया, इस बात का जिक्र है। इसमें भी जो 50% गैस सिलेंडर बांटे गए वो कुल 4 राज्यों में बांटे गए। उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और बंगाल है। तकरीबन 4 करोड़ इन्हीं जगहों पर गैस सिलेंडर दे दिए गए। सवाल ये भी नहीं है, सवाल है कि इस दौर में उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने कहा कि हम और राहत देंगे, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई। अब सवाल है, आप कहेंगे कोई राहत नहीं दी गई, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके लिए जब आप इन जगहों पर जाएंगे और समझना शुरू करेंगे तो यहां लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, उसका एक स्पेस। यानी जो लोग कंप्यूटर समझते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिनके पास उज्ज्वला योजना लेने की क्षमता है या जिनको माना गया है मानक के तौर पर, उसमें हमने देखना शुरू किया तो हमें कई नाम मिल गए, सैकड़ों नाम मिल गए जो कह रहे हैं कि हमारे पास बीपीएल कार्ड है, उज्ज्वला योजना नहीं है, उज्ज्वला योजना की तरह सिलेंडर नहीं मिला है। हम फलां के पास जाते हैं, गैस सिलेंडर वाले के पास तो कहता है योजना खत्म हो गई। हम फलां अधिकारी के पास जाते हैं, तो कोई जवाब तो दीजिए। सरकार की तरफ से सितंबर 2019 के बाद से कोई जवाब नहीं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उससे पहले एक चीज और बता दें, जो सिलेंडर बांटे गए उसमें जो 50% जो जिन 4 राज्यों का हमने जिक्र किया, उन 4 राज्यों में अगर 4 करोड़ सिलेंडर बांटे गए तो सिर्फ उसमें से 55 लाख लोग ही थे जिन्होंने सिलेंडर को दोबारा अपने पैसे पर भरवाया। यानी 3.5 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो सिलेंडर दोबारा भरवा सके। 11-12% इन 4 राज्यों में निकल कर आया, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। लेकिन जो लोगों ने कहा है 4 अप्रैल को, इसी साल के हिस्सा में आपको बता रहा, 4 अप्रैल मानती देवी ने लेटर लिखा, गैस सिलेंडर हमको नहीं मिला है अभी तक। यही बात 25 अप्रैल को अंकित सिंह ने लिखी।
इसी बात का जिक्र दूसरी तरीके से 30 अप्रैल को यशपाल नाम के व्यक्ति ने कहा, हमारा गरीबी सूची में नाम है, हमारे पास बीपीएल कार्ड है और हमारा ना अभी तक उज्ज्वला योजना में नाम जोड़ा गया है, कृपया करके हमें बताइए हम क्या करें। 3 मई 2020 को अन्नपूर्णा देवी ने लिखा, बुकिंग नंबर आ गया फिर भी नहीं दिया, अधिकारी ने मना कर दिया। 26 मई 2020 को आशाबाई मारुति गाभले लिखती हैं, अभी तक हमें गैस नहीं मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। 4 मई 2020 को रानी लिखती है, सर हमें गैस नहीं मिला है, कुछ जरूरी है सर प्लीज। धनीराम नाम के एक शख्स हैं जो 30 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री की साइट पे जाके लिखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मेरा नाम नहीं है, हमने गैस एजेंसी वाले से बोला हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो उसने नहीं किया और बोला योजना खत्म हो गई है, अब योजना के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, कृपया करके सर आगे हमें उज्ज्वला योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड हमारे पास है, गरीबी रेखा का कार्ड हमारे पास है, ये कीजिए। इसमें हरिपाल सोनी है, प्रीति है, ईश्वरी देवी है, राय सिंह, ये सभी इसी दौर में है। खासतौर से मार्च अप्रैल मई इसी का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि इन लोगों को देखा। इसमें सुनील चंद्रा 25 अप्रैल को लिखते हैं, मेरा नाम सुनील चंद्र है, हम अल्मोड़ा के हैं, उत्तराखंड के हूं, हम बीपीएल कार्ड धारक हैं, हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, वो पूछ रहा है। सरकार ने निकाला था कि जो बीपीएल कार्ड है 8 करोड़ उनको दे दिया गया है, और अगर उस पहले आंकड़े को भी सही मान लिया जाए जो 8 करोड़ लोगों को दिया गया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री योजना की साइट पे किया गया है 7 सितंबर की, तो भी कितने सारे बीपीएल कार्ड धारक है जो कह रहे हैं हमें नहीं मिला है। राहुल सिंह ने तो बहुत साफ तौर पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि हमें नहीं मिला, कार्ड वार्ड सब कुछ है, और ये 21 मई को दिया है। उनका नंबर 8223838125 है। उनका कहना है इस मोबाइल नंबर पे आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के लेखन में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लेखन में जो उज्ज्वला योजना पे 5-6 लाइनें खर्च की गई, क्या मीडिया उसको छापने के साथ साथ आकलन नहीं कर सकता था, पता नहीं कर सकता था? अब देखिए उसके आगे बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात इसके आगे की है। कई योजनाओं का जिक्र किया गया है और इन योजनाओं की फहरिस्त में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। अब इसमें जैसे एक आयुष्मान का हमने आपसे जिक्र कर दिया, उसके बाद देखिए जो अटल जल योजना है, अटल जल योजना का भी बहुत हमें लगता है कि क्या होता है, प्रधानमंत्री का भाषण कोई लिखता है, उस भाषण के फैक्ट्स कोई और जमा करता है, जो कंटेंट को जोड़ता है वो कोई और शख्स है, उसके राजनीतिकरण की तैयारी कोई और शख्स करता है, उसका प्रस्तुतिकरण कोई और होता है, कोई और बताता है, और फिर प्रधानमंत्री आकर जानकारी देते थे। यानी एक अजीबोगरीब थिएटर की तरह है पूरा का पूरा हिस्सा, क्योंकि कोई मिसमैच चीजें इतने करती हैं। क्योंकि अटल जल योजना के तहत जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें बहुत साफ सरकार के ही नीति आयोग से लेके तमाम संस्थान मानते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये 7 राज्य के 78 जिलों में लगभग 8,300 जो ग्राम पंचायत है, इसमें भूजल सबसे नीचे पहुंच गया है। सरकार की योजना है नल से पानी, यानी घर तक नल पहुंचाएंगे और पानी उसमें टप 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 गिरने लगेगा। अब इसको जब हमने परखना शुरू किया तो सरकार ने जैसे ही ये योजना बनाई उसमें वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया 6,000 करोड़ रुपए, यानी वर्ल्ड बैंक से पैसा पानी के लिए, उनका जो अलग अलग देशों के लिए, और भारत डेवलपिंग स्टेट में आता है, तो हर योजना के तहत वर्ल्ड बैंक पैसा देता है और उसकी जो वापसी होती है वो कई सालों में होती है, दशकों में होती है कई, और कुछ की वापसी नहीं होती है अगर आपने उसमें काम कर लिया। उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना भी आती है, ग्रामीण सड़क भी आता है, जो हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जिन मातहत काम करता है उसमें ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इन कंट्रीज़ की योजना के साथ देनी पड़ती है। तो अटल जल योजना या जल मिशन जो बनाया गया उसमें वर्ल्ड बैंक ने 6,000 करोड़ दे दी की बात हुई कि 18-19 से 22-23 तक दे देंगे। सरकार ने भी कहा कि 2024 तक हम हर घर में पानी पहुंचा देंगे और टारगेट रखा लगभग 15 करोड़ घर तक पानी पहुंचा देंगे। सवाल है पानी पहुंचा देंगे, सवाल दूसरा ध्यान नहीं कोई दे रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है कि पानी है कहां जो आप पहुंचा देंगे। क्योंकि इसके ठीक पैरेलल में हमने नीति आयोग की रिपोर्ट देखी। नीति आयोग ने कहा पिछले साल अप्रैल में रिपोर्ट, अप्रैल के बाद रिपोर्ट आई, उसने बोला कि 42% भारत के हिस्से ऐसे हैं जहां भूजल है ही नहीं और सूखे की स्थिति है। नीति आयोग ने यह भी बताया कि साफ पानी नहीं मिलने की वजह से एक साल में 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो आपने एक हिस्सा लिया
कि 2 लाख लोगों की मौत नहीं होने देंगे, हम साफ पानी नल से पहुंचाएंगे। दूसरा हिस्सा नहीं लिया, पानी पहुंचाएंगे कहां से? पानी तो है नहीं, भूजल नीचे चलता चला जा रहा है। और जो परसेंटेज है वो हमने आपको बतला दिया, जिन 7 राज्यों की जानकारी इस देश के नीति आयोग ने ही दी है। तो ऐसे में दूसरा हिस्सा यह था कि दरअसल पैसा सरकार कहां से लाएगी, किसे पैसा देगी। सरकार ने जो जिन घरों में पैसा पहुंचाना है उसके लिए एक व्यवस्था की कि हम पैसा जो देंगे उसमें से आधा पैसा स्टेट देगा, आधा पैसा हम देंगे। यानी 36,000 करोड़ का अगर हिस्सा है तो 18 करोड़ हम देंगे, 18,000 करोड़ सेंटर स्टेट देगा। लेकिन सवाल है कि स्टेट पैसा कहां से देगा? स्टेट के पास पैसे की स्थिति और नाजुक हो गई है और सेंटर पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसमें जो बजट सेंटर प्लस स्टेट का बनाया गया वो 18 करोड़ ग्रामीण घर जो लिए गए, 3 करोड़ घर तक नल देने की जो बात थी और 2024 तक 15 करोड़ घरों तक जो था, उसमें बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ का बनाया गया। 50-50% दोनों देंगे। लेकिन 50-50% देने की स्थिति की नाजुक स्थिति है कि अगर हम लोग वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का बजट देख लें और इससे पहले क्या काम हुआ है, सरकार सब चीज़ों को मिला देती है और उसको बड़ा करके पेश करती है। इससे पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स हुआ करता था, रिवर डेवलपमेंट अलग था, गंगा रिजोनेशन यानी गंगा के कायाकल्प की अलग स्थिति थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी और सैनिटाइजेशन अलग था। सबके अलग अलग बजट होते थे हर बजट में। पिछले साल और इस साल मिला दिया गया, एक बजट नया बनाया गया और कहा गया कि अब हम जल शक्ति मंत्रालय बना रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है। तो 2020-21 में जल शक्ति मंत्रालय का बजट 30,478 करोड़, यह भी सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप इसके भीतर जाते हैं जो तमाम मंत्रालयों को मिलाया गया, तो आपको जानकर हैरत होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन जो है, इसका बजट कम हो गया पिछले साल की तुलना में। 2017-18 में इसका बजट लगभग 23,938 करोड़ था और इस बार वो घट के 21,518 करोड़ हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनेवेशन यानी गंगा के कायाकल्प के लिए 18-19 में बजट 8,860 करोड़ था, इस बार है 8,960 करोड़, यानी सिर्फ 100 करोड़ रुपए बढ़े। सबको मिला के एक मंत्रालय बना दीजिए जो 4 मिनिस्ट्री अलग अलग काम कर रही थी, तो बजट ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम कैसे होगा? इसका क्या मतलब माना जाए कि क्या ये परखना नहीं चाहिए कि आपके पास जब पैसा नहीं है, पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, ये मिशन वाटर का पैसा अभी तक रिलीज़ किया नहीं गया है और इसका जो ऐलान किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में जाके ऐलान हुआ था, कौन जांचेगा परखेगा? कोई जांच परख नहीं रहा है। हम अगर किसी भी चीज़ को जांच परख नहीं रहे हैं तो उसका असर क्या होगा? ये स्थिति होते होते देखिए इतनी विभत्स हो गई कि प्रवासी मजदूरों की मौत रेलगाड़ी में कितनी हुई, इसको लेकर भी आपने मीडिया के भीतर कोई बहस नहीं देखी होगी, टेलीविजन स्क्रीन पर कोई बहस नहीं देखी होगी। 9 तारीख से लेकर 27 मई के बीच में जानकारी दी गई कि 9 या 10 या 11 मजदूरों की मौत हुई। लेकिन जो रेलवे सुरक्षा बल है, जिसको हम लोग RAF कहते हैं, उसने जानकारी दी कि दरअसल इस दौर में जितनी ट्रेनें चल रही थी उसमें लगभग 80 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल में 19 लोग हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में 13 प्रवासी मजदूर हैं, नॉर्दर्न रेलवे जोन में 10 लोग हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न में 18, यानी कुल मिला के 80 लोगों की मौत हुई है। इसको जांचेगा परखेगा कौन? बताएगा? जिसके घर में मौत हुई या जिसके घर का मजदूर चलकर आ रहा था, जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर उपलब्धियों का जो भी खाका हमारे सामने रखा जाएगा हम उसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। कमोवेश यही स्थिति हमको लगता है ये सौभाग्य योजना में भी आई। जो मुफ्त बिजली कनेक्शन है उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में कोई भी गांव आता है, हमको लगता है आपको इस पे जवाब भी हमारे उस पर दे देना चाहिए कि हमने परखना शुरू किया कि बुंदेलखंड के कितने गांव हैं, बस्तर के कितने गांव हैं, संथाल परगना के कितने गांव हैं। बड़ी तादाद में गांव की लिस्ट मिली जहां पर घरों में बिजली का मीटर नहीं लगा है, मीटर नहीं आती है, और इस देश के बड़े हिस्से में अभी भी तार खींच के बिजली ली जाती है। लेकिन ये मान लिया गया कि 100% दीनदयाल जयंती जो 25 सितंबर 2017 को मनाई गई थी उसके तहत सब चीज़ें आ गई है। पानी की भी यही स्थिति है, पानी के रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं है, एक एक बूंद का इस्तेमाल करना है तो वाटर कंजर्वेशन की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। यानी हम कह रहे हैं लगातार लेकिन कर नहीं पा रहे हैं।
तो सिर्फ ये कहने के लिए चीजें चल रही है या इसके पीछे कोई दूसरी सोच है? अगर इन सारी बातों को जोड़ना शुरू कीजिएगा तब आखिरी संकट जो आपके पास निकल कर आता है वह सबसे बड़ी स्थिति में निकल कर आएगा आपके सामने कि इस देश की इकोनॉमी में अगर पैसा नहीं है तो सरकार की सारी योजनाएं जो राज्यों तक पहुंचती है उसमें राज्य को 50% पैसा देना पड़ता है, तब वो सेंटर का पैसा इंप्लीमेंट होता है और कोई योजना आगे बढ़ती है। स्थिति क्या आ गई है कि स्टेट जीडीपी का नुकसान जो है कमोवेश एवरेज हर किसी को 15% के लगभग हो रहा है। एवरेज निकालिएगा तो लगभग 13.5% हर स्टेट जीडीपी में ये स्थिति आ गई है, हर को नुकसान हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र को 15.6% यानी लगभग 4,72,000 करोड़ उसको नुकसान हो गया। दिल्ली को भी नुकसान हुआ है 1,70,000 करोड़ का लगभग, ये भी लगभग 14.5% है। पश्चिम बंगाल को लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, यह भी लगभग 14.5% है। गुजरात में भी नुकसान हुआ है लगभग 2.5 लाख करोड़ का, यह भी लगभग 15% है। तमिलनाडु को भी नुकसान हुआ है लगभग 2,86,000 करोड़, यह भी लगभग 15% बैठता है। हर राज्य को नुकसान हुआ है और यह पूरा का पूरा नुकसान जब आप जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 30 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान बैठता है। और इन सब के बीच जानकारी ये आती है कि जीएसटी जो लिया जाता था उसका कलेक्शन जो है पिछले साल के कलेक्शन की तुलना में 15% हो गया है। अप्रैल के महीने में, पिछले साल 2019 में अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन था 46,848 करोड़। इस अप्रैल के महीने में हुआ है 5,934 करोड़, यानी 85% नीचे चला गया है। अब ये पैसा कैसे राज्यों में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट पैसा है नहीं है, एक स्थिति आ गई। इसके ठीक पैरेलल में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो सरकार ने हर चीज स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता के हाथ से सारी चीजें ले ली है। यानी आप बैंक में पैसा जमा कराइएगा तो उसमें आगे एफडी रेट वो 5.1% हो गया है। खाद्य महंगाई दर 8% के ऊपर जा रही है। एनएससी जो ब्याज दर मिलता था 1.1% हो गया है। पीपीएफ पर वह भी 0.80 नीचे आ गया है। एनएससी पर 1.1% नीचे आया है। किसान विकास पत्र है या ब्याज दर है या मैच्योरिटी है, बॉन्ड है, सब का नीचे चला गया। तो जो मिडिल क्लास है, जो बेसिक चीज पर आई है, जो मिडिल क्लास है, उसके सामने जो क्राइसिस आने वाले वक्त में जो अभी वाह चीजें कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि चीजें कितनी विकट है। इस देश के भीतर में अगर कोई खुश है तो जिसके पास सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी वालों की तादाद तकरीबन 2.25 करोड़ है। दाएं बाएं सारे मिला लीजिए तो 2.25 करोड़। तो क्या यह देश 2.25 करोड़ लोगों के लिए ही है? इसमें कुछ अगर बड़े सेक्टर्स को आप जोड़ दीजिएगा, जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको भी जोड़ दीजिएगा तो 1.5 करोड़ और जोड़ दीजिए, 3.5 करोड़ के बाद आप हांफने लगेंगे कि इस देश में किसके साथ क्या संकट, और जो मिडिल क्लास के सामने संकट आने वाला है वो इतना व्यापक है क्योंकि कमोवेश हर क्षेत्र में हमने देखा मिडिल क्लास जिस भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वह हिंदुस्तान का चाहे कोर सेक्टर हो, सीमेंट, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील, पावर प्रोडक्शन, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, उर्वरक, ये तो कोर सेक्टर है। जो नीचे घटकर आ गया है, माइनस में चला गया, ये फर्स्ट टाइम है ये माइनस में जा चुका है। यानी स्थिति इतनी विकट है कि इन जगहों से रोजगार जा रहा है। अब इसके पैरेलल में जो दूसरे सेक्टर हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के सेक्टर हों, चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर हों, चाहे वो होटल के सेक्टर हों, चाहे वो आईटी से जुड़े सेक्टर हों, यानी कोई भी सेक्टर को जब आप ले लीजिएगा तो आपको एक बात नई समझ में आएगी कि स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर को तो फिर भी आने वाले वक्त में काम मिल जाएगा, वो किसी तरीके से जी लेगा। लेकिन ये मिडिल क्लास का जो अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, इनका क्या होने वाला है? यह तो उस इकोनॉमिक ढांचे का हिस्सा थे, जो इकोनॉमी चल रही है तो वेतन आ रहा है, पैसा मिल रहा है। अब जब इकोनॉमी रुक गई तो वेतन कैसे आएगा? और ये तादाद हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के भीतर की तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। वह इस संकट से कैसे जूझेंगे और उनके सामने जब संकट आएगा वो क्या करेंगे? जो लोग शेयर मार्केट के आश्रय जीते थे वह भी समझ लें, शेयर मार्केट जिस रूप में धराशायी हुआ है। अप्रैल 2018 में बीएसई का जो शेयर मार्केट का जो एक लिहाज से क्या बोलिएगा, उसका जो मार्केट कैप था, मार्केट कैपिटलाइजेशन था, वो 2.2 लाख करोड़ का था। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये 1.27 ये लाख करोड़ पे आ गया। इस तेजी से घटा है। जनवरी के महीने में 1.56 लाख करोड़ था, अभी 1.27 लाख करोड़ आ गया है। यानी किसी भी मार्केट को जब आप परख रहे हैं तो चीजें डामाडोल है। यह स्थिति कमोवेश मीडिया में भी आएगी,
टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आएगी, प्रिंट इंडस्ट्री में भी आएगी। सवाल है कि जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएंगे तो कल को हम आश्रित उसी सरकार सत्ता पे होते चले जाएंगे जिस सरकार सत्ता ने इन परिस्थितियों में लाकर देश को खड़ा कर दिया। और आप चीजों को परखना नहीं चाहते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। किसी भी बात का जिक्र जो तमाम तौर पर 30 तारीख को यानी कल के दिन किया गया, उसमें एक लंबी फहरिस्त है। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स यानी जीएसटी, किसान के एमएसपी का भी जिक्र है। उसमें आर्टिकल 370, 3 तलाक, नागरिकता संशोधन कानून, चीफ ऑफ डिफेंस बनाना, किसान सम्मान निधि में हमने 16 गांवों के लोगों को टटोला है। सरकार की साइट पर जाकर उन 16 गांवों के लोगों की लिस्ट में नाम है, कह दिया गया मिल गया। उन लोगों से जब संवाद किया तो पता चला नहीं मिला। जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा? तो सूचनाओं का प्रदान जब सरकार के अनुकूल हो रहा है और चीजें रुक गई है, जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है। तो सच को समझने की कोशिश कीजिए और वाकई जिम्मेदारी निभा लीजिए अब, अन्यथा स्थिति वाकई विकट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।